नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है और इससे लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करता है वो है इस देश का कानून और संविधान। देश के संविधान में हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। कानूनी पेचीदगी के चलते कई बार लोगों को इंसाफ नहीं मिल पाता, लोगों को उनके हक और कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और वो इंसाफ की खातिर दर दर भटकने को मजबूर रहते हैं। और इसी अंतर को दूर करने के लिए हम इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन के माध्यम से आपके बीच में मौजूद रहते हैं। हर दिन एक नए विषय के साथ कानूनी सलाहकारों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निदान करने की हम कोशिश करते हैं। आज जिस विषय के साथ हम आपके बीच में मौजूद हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इस विषय से संबंधित कोई सवाल है या फिर किसी और तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी विकल्प हो सकता है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है इस विषय से संबंधित या फिर किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन है तो भी आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुकी हैं और टेलीविजन स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से आप भी हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। फोन लाइन से लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और आज का जो विषय हम आपके बीच में लेकर आए हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है। इस विषय से संबंधित कोई सवाल आपके जहन में है या फिर किसी और तरह की कोई कानूनी समस्या से आप परेशान हैं और कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी सलाह आपके लिए हो सकती है, इस बात का जवाब हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और आज इस विषय पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन अतिथियों से। मेरे साथ विजय चंद्र श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। आप अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट के प्रयागराज से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। जबकि लखनऊ से SM रैकवार साहब इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप अधिवक्ता हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के। बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि आप मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, जहाँ तक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मतलब है, द प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति लीगल तरीके से पैसे कमाते हैं उसको स्विस बैंक में अन्य जगह इकट्ठा करके रखते हैं, वो सब मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत दिए गए, परिभाषित के अंतर्गत दिए गए जो प्रोविजंस हैं, जो ऑफेंस हैं, उसके अंदर ये कवर करता है। बहुत सारे लोग पैसा स्विस बैंक जमा कर देते हैं, इस तरह से जमा कर देते हैं, उसको रोकने के लिए बनाया गया है। और उसके सेक्शन 3 में कहा गया जैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग में किसी भी प्रकार से अगर आपका इन्वॉल्वमेंट है, पैसा इकट्ठा करना, जमा करना, देना, किसी भी रूप से, परोक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, तो वो ऑफेंस सेक्शन 3 में बन जाता है। और सेक्शन 4 में है कि अगर आपने मनी लॉन्ड्रिंग में कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट है तो 3 से लेकर 7 साल की सजा, अब तो 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। तो ये उसके अंदर होता है। हालांकि इसकी अपलेट अथॉरिटी भी बनाई गई है, जिसमें अपलेट अथॉरिटी के अंदर जुडिक्शन होता है, वो अपना तय करते हैं, वहाँ चेयरपर्सन भी होते हैं और उस पर उसके बाद जो जजमेंट आता है, कोई अगर एग्रीव्ड है तो हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। तो मैं समझता हूँ कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो प्रिवेंशन एक्ट बनाया गया है, ये निश्चित तौर से बनाया गया देश के पैसा को बाहर के बैंक में ले जाके जमा करना, देशद्रोह के अंदर भी आता है और इस तरह से लोग मनी इकट्ठा करके गलत कामों में लगाते हैं। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने ये नियम बनाया है। हालांकि सन 2014 में ब्लैक मनी प्रोविजन एक्ट भी बनाया गया है। लेकिन इन दोनों का प्रयोग सरकार या अदालतें करती हैं जहां मनी लॉन्ड्रिंग होती है। चलिए, बिल्कुल और भी तमाम बारीकियों को समझेंगे, लेकिन रैकवार साहब, मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला का ही दूसरा रूप कह सकते हैं? दोनों एक ही चीज है? नहीं, हवाला जी, हवाला भी इसका एक पार्ट माना जा सकता है निश्चित तौर पे। और मनी लॉन्ड्रिंग जिस सेंस में इस एक्ट में यूज किया गया है, इस कानून में पार्लियामेंट ने यूज किया है, उसमें बहुत सारे व्यापक पहलुओं को इंक्लूड किया गया है। हवाला एक उसका हिस्सा जरूर है। जी, ये आपका कहना ठीक है। सर, एक चीज और भी मैं आपसे रैकवार साहब यही समझना चाह रहा हूं कि जिस बात को ध्यान में रखकर ये अमेंडमेंट किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून बनेगा ताकि इस तरह के काले धन पर रोक लगाई जा सके, क्या इस दिशा में सही कदम आगे बढ़े हैं
या आपको लग रहा है कि अभी भी कई खामियां हैं जिनको दूर किया जाना बेहद जरूरी है? देखिए, सारा मामला आके लबो-लबाब उस पर आ जाता है कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। कानून की मंशा बहुत अच्छी है, प्राविधान बहुत अच्छे हैं, बहुत सख्त प्राविधान है, स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया गया है इसके लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि वही कोर्ट जो बाकी मामले देखती हैं, उन्हीं में से किसी को डेजिग्नेट करके स्पेशल कोर्ट बना दिया जाता है। तो जो कोर्ट पहले से ओवरबर्डन है और मैटर्स को लेके, रूटीन मैटर्स को लेके, उन्हीं के ऊपर फिर मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित भी मुकदमों की सुनवाई और साक्ष्य लेना, निर्णय करना, उसकी जिम्मेदारी डाल दी गई है, जो कहीं ना कहीं से इस एक्ट की जो मंशा है उसको पूरा करने में बाधक है। ये जरूर कहना पड़ेगा। चलिए, यानी अभी भी आपको लगता है कि इसमें अड़चने हैं, जैसा कि आपने बताया कि चाहे वो व्यवस्थाओं को लेकर हो, जिसकी वजह से ठीक ढंग से ये एक्ट काम नहीं कर पाता है। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। भदोही से पहले दर्शक धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका। क्या परेशानी धर्मेंद्र जी, सवाल कीजिए। मेरा सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अलाउ करा है, 6 साल हो गया, कमिश्नर सुन नहीं रहा है। हाँ जी, मेरा सुप्रीम कोर्ट से अलाउ हो गया है ऊपर, और उसके बाद हमारा कमिश्नर मिर्जापुर का सुन नहीं रहा, फूड कमिश्नर सुन नहीं रहा है, बोल रहा है खारिज हो गया है। ऊपर अलाउ है और कमिश्नर बोल रहा है खारिज हो गया। इसमें क्या करना है? कोई हमारा मदद किस नहीं कर विभाग रहा से संबंधित आपका मामला है ये? है। खाद्य विभाग का है। चलिए, आप बने रहिए। विजय चंद्र श्रीवास्तव जी, इनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से इनके फेवर में आदेश दिया जा चुका है, लेकिन कमिश्नर हैं या फिर जो संबंधित अधिकारी हैं वो इनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। देखिए, इनको ऐसा करना चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया और कमिश्नर सुन नहीं रहे तो कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ही कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग दाखिल करें और मानना की कार्रवाई करें, और ये कहेंगे साहब आपका आदेश की अवहेलना हो रही है, तो कमिश्नर के खिलाफ एक कंटेम्प्ट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में ही दाखिल की जा सकती है। वहाँ कंटेम्प्ट कोर्ट अलग से बनी हुई है, वहाँ दाखिल करें और अपनी बात को कहें। चलिए, बिल्कुल धर्मेंद्र जी, उम्मीद करते हैं जो तरीका विजय जी ने आपको बताया वो तरीका आप अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो परेशानी है उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। विजय जी, एक चीज और आपसे समझना चाह रहा हूँ कि काले धन को सफेद करने के तरीके कौन कौन से होते हैं जिनका इस्तेमाल होता है खूब धड़ल्ले से? क्या फिर से जा सवाल रिपीट करें? ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने के तरीके आपकी नजर में क्या क्या हैं जो लोग काले धन को सफेद करते हैं? देखिए, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का देखिए, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का तरीका तो आपने देखा जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुराने करेंसी को बंद किया, नई करेंसी रात 12 बजे बाद की चलाई, उसके बाद कहा कि 10-12 दिन का टाइम दिया, जिसको कहा कि पैसा अपना जमा करके नई करेंसी में कन्वर्ट कर लें। इसमें बहुत से सारे ब्लैक मनी जो है व्हाइट में कन्वर्ट कर दिए गए। तो कानून तो बना हुआ अपनी जगह पे कानून है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसे मैं ब्रदर लायब ने कहा, इसका इम्प्लीमेंटेशन सही ढंग से नहीं हो रहा है। आज बहुत सारे बड़े लोग हैं जिसके पास सब काला धन है, चाहे स्विस बैंक में जमा किए हो चाहे घर में रखे हो, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से बड़े लोग तमीर होते जा रहे हैं और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं। इस एक्ट की मंशा, संविधान में जो पार्लियामेंट ने जो इस एक्ट को पास किया है या ब्लैक मनी एक्ट प्रोविजन एक्ट को पास किया, उसका इम्प्लीमेंटेशन न होने के कारण ये बिल्कुल व्यर्थ सा हो रहा है। मैं ये खुले मन से कह सकता हूं और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इन दोनों एक्ट का पालन करने के लिए सख्त कानून जो बनाए गए हैं उसका जरूर अनुपालन करें, ताकि कानून की मंशा, पार्लियामेंट की मंशा जरूर पूरी हो सके। रैकवार साहब, लेकिन उम्मीद कैसे की जाए जब आप लोग खुद इस बात को स्वीकार करते हैं कि कानून का पालन ठीक ढंग से नहीं होता, यानी कि साफ जाहिर है कि इसमें बड़े बड़े लोगों के पर्दाफाश होने का खतरा ज़्यादा रहता है, और शायद एक बड़ी संभावना ये है कि अपना दामन भी कहीं दागदार ना हो जाए, इसलिए ठीक ढंग से प्रोसीडिंग्स नहीं हो पाती इस पूरे मामले को लेकर। तो फिर कैसे उम्मीद की जाए कि एक्ट तो आपने बना दिया, लेकिन जिस मकसद से उस एक्ट को बनाया गया, अगर वो मकसद पूरा नहीं होता है तो फिर ऐसा कानून किस काम का? नहीं, ये इस तरह से एक सिरे से खारिज करना एक्ट को, ये भी कहना थोड़ा सी जल्दबाजी होगी। देखिए, बहुत सारे कानून होते हैं जो तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से पार्लियामेंट बनाती है, और निश्चित तौर पे कानून एक सतत प्रक्रिया है। कानून की व्याख्या, कानून का इवोल्यूशन, कानून का विकास,
ये निश्चित तौर पे जो लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं उनके सामने जब अड़चने आती हैं इम्प्लीमेंटेशन के दौरान, तो निश्चित तौर पे आप जैसे कार्यक्रम करते हैं, इन कार्यक्रमों के माध्यम से वो सब अड़चने सामने आती हैं, उन पर बहस होती है, डिबेट होती है और कहीं ना कहीं वो रजिस्टर की जाती हैं कि हाँ, अगर समाज में इस तरह की बात आ रही है, इस पेशे से जुड़े लोगों को इस तरह की दिक्कतें इसमें सामने दिखती हैं, तो उसका निदान निश्चित तौर पे होता है। इसलिए इतना हताश होने की आवश्यकता नहीं है। और हम और आप देखते हैं बहुत बार अखबारों में खबरें आती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत प्रॉपर्टीज कॉन्फिस्केट हो रही हैं, जब्त हो रही हैं, उनकी नीलामियां हो रही हैं। अभी नीरव मोदी के केसेस को आप लोग देखे, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी जब्त हुई, मुंबई में जब्त हुई, बहुत जगहों पे जब्त हुई। वो सब अच्छे भी पहलू हैं, इसलिए पूरी तरह से इसको हम खारिज नहीं किसी भी कानून के अच्छे पहलू भी होते हैं। जी विजय जी, जी मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि जो जैसे हमारे ब्रदर लाल ने कहा, नीरव मोदी, विजय माल्या, इन लोगों को प्रॉपर्टी अटैच करने का प्रोविजन है इस एक्ट के अंदर, लेकिन केवल चंद लोगों के लिए है। ये केवल जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लोगों को फंसाने के दृष्टि से बड़े लोगों के साथ एक दो कार्रवाई कर दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा इतने एक्ट बन चुके हैं, शायद बड़ा से बड़ा वकील वो नाम नहीं जानता होगा कितने एक्ट मार्केट में आ गए, पार्लियामेंट ने पास कर दिया। लेकिन अगर उन एक्टों का पालन ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है, कितने केवल नीरव मोदी के पकड़ लेने से आप ये नहीं कह सकते इस एक्ट के प्रोविजन का पालन हुआ। न जाने कितने नीरव मोदी भारत के अंदर बने हुए पड़े, आप जाके देखिए कोई इनकम टैक्स रूप से दे रहा है जिस रूप से उनकी बनी है, कतई नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगा खुले मन से, आपके मंच के माध्यम से, अगर संविधान में, पार्लियामेंट में इस तरह का कानून बना गया, इसका सख्त से सख्त पालन होना चाहिए। निराशा की कोई बात नहीं है। केवल एक व्यक्ति या दो व्यक्ति पकड़ने से या आप नहीं कह सकते कि जो कानून संविधान ने पारित किया है उसका अनुपालन हो रहा है। मैं बहुत खुले मन से इस बात की आलोचना भी कर सकता हूँ। बिल्कुल विजय जी, आपकी इस वेदना को हम समझ सकते हैं और मेरा सवाल भी अगला यही होने वाला था रैकवार साहब से कि लोगों को ये क्यों एहसास होता है कि कानून सिर्फ आम लोगों के लिए होते हैं, क्योंकि जब इस तरह की कार्रवाइयां होती, छोटी मछलियों पर तो हाथ पड़ जाते हैं, लेकिन बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। एक और दर्शक हमारे साथ बेंगलुरु से वीके जैन साहब जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका जैन साहब, क्या परेशानी है, सवाल कीजिए। यस सर, मेरा सवाल ये है कि जो बैंकों के द्वारा ओपनली सरासर बेईमानी कर रहे हैं और यहाँ पर जो कोड बनाए हुए हैं वो भी उस झूठ का साथ दे रहे हैं। पर्टिकुलरली टीआरटी कोर्ट्स जो भी बने केवल बैंक के पक्ष में ही फैसला देते हैं। ऐसी बेईमान व्यवस्था को क्या इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? विजय चंद्र श्रीवास्तव जी, क्या जवाब दीजिएगा इन्हें? हाँ, क्या इनका सवाल है? जैसे इनका सवाल यह है कि बैंकों से संबंधित जो मामले न्यायालय में जाते हैं, इनका आरोप यह है कि बैंकों की कुछ इस तरह से सेटिंग होती है कि ज्यादातर फैसले उनके पक्ष में ही जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये अपील करना चाहते हैं तो इनके लिए कोई उचित फोरम है जहां पर अपनी आवाज को उठा सकें? देखिए ऐसा है, हर चीज का फोरम बना हुआ। अगर बैंक में तो यही है कि आपने अब चेक आपका बाउंस हो गया या डिपॉजिट नहीं हो रहा, बैंकों में डिसबर्समेंट ऑफ लोन में तमाम हेरा फेरी होती है, इसकी सबके प्रॉपर फोरम है। अब आप उसको अप्रोच करें, यहाँ तक लोग हाई कोर्ट में भी आते हैं, काम करते हैं, ऐसी बात नहीं। आप अपने लायक से कहें और न्यायालय की जो परंपरा, जो न्यायालय की जो प्रक्रिया, इसका पालन करें। निश्चित तौर से ऐसा नहीं है कि बैंक का काम नहीं सुना जाता अदालत के अंदर, आपको प्रयास करना होगा। देखिए केसेस बहुत पेंडिंग है, चाहे छोटी न्यायालय हो चाहे बड़ी न्यायालय हो, आपके वकील को और आपको स्वयं प्रयास करना होगा और आपको न्याय मिलेगा, निश्चित तौर से न्याय मिलेगा। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं जैन साहब आपके प्रश्न का वाजिब उत्तर आप तक जरूर पहुंचा होगा। हालांकि ये कहा जाता है कि प्रयास तो जरूर किए जाने चाहिए, अगर कानून मौजूद हैं इंसाफ की खातिर, तो उसमें जब तक आप प्रयास नहीं करते हैं तब तक आपको सफलता भी नहीं मिलती है। हम अपने दर्शकों से भी बार बार अपील करते हैं कि किसी भी तरह की कोई कानूनी अड़चन, कोई कानूनी समस्या आपके जहन में, कोई विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा, तो अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और क्या बेहतर कानूनी प्रक्रिया हो सकती है, इस बात का सुझाव हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इस विषय से संबंधित और भी चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून तो है, लेकिन ये कानून पालन किस तरह से करता है। साथ ही टैक्स चोरी का छिपा गया धन ही क्या काले धन की श्रेणी में आता है, या फिर लोगों के जहन में सवाल उठता है कि हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग क्या दोनों एक ही चीज़ हैं। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज हम चर्चा कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रैकवार साहब, मैं आपके पास आऊँगा। बैंकों, वित्तीय संस्थाओं
और बिचौलियों का दायित्व ये किस तरह से निर्धारण किया जाता है ताकि हेरफेर की गुंजाइश कम से कम हो पाए इस एक्ट के तहत? नहीं, एक बार रिपीट करेंगे अपना? सर, मेरा सवाल है कि बैंक हुए या फिर वित्तीय संस्थाएं हुई और बिचौलिए हुए, इनके दायित्व को किस तरह से निर्धारित किया जाता है? इनके गवर्निंग एक्ट्स होते हैं अलग अलग, उसके तहत इनके दायित्व निर्धारण होते हैं जी। आरबीआई एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट है, उनके तहत इनकी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस वो फिक्स किए जाते हैं। हाँ, वो सारे विस्तृत प्रावधान उन एक्टों में दिए गए हैं कि बैंक की क्या जिम्मेदारी रहेगी, लोन देते समय क्या जिम्मेदारी रहेगी, वसूली कैसे की जाएगी, प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है, नोटिस कैसे दी जाएगी, कितने दिन की नोटिस दी जाएगी, ये सब सारी चीजें उनके अलग रेगुलेटिंग एक्ट्स हैं। नहीं, governing मेरा acts इससे हैं, जुड़ा एक उसमें सवाल ये भी विस्तृत था जानकारी दी गई कि इनसे इन कामों से जुड़े लोग किसी तरह का हेरफेर ना कर पाएं, वो किसी तरह की अव्यवस्था ना फैलाएं, वो किसी तरह की गड़बड़ी ना करें, इसको लेकर भी कुछ विकल्प हैं? बिल्कुल विकल्प है। इसको लेके जो बारोवर है, जो इन संस्थाओं को अप्रोच करता है, इन संस्थाओं के पास जाता है, वो अगर किसी भी स्टेज पर कोई हेरा फेरी की उसको लगती है या उससे कोई इलीगल डिमांड की जाती है कि आपको अगर लोन चाहिए, आपको ये फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो आपको इस तरह की कुछ गैर कानूनी कंसिडरेशंस देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे, तो देखिए ये सारी चीजें जागरूकता के लेवल पे आती हैं। अगर जो लोग अप्रोच करते हैं इन वित्तीय संस्थानों को, अगर वो खुद उसमें इन्वॉल्व हो गए, अगर वो किसी कारण से खुद वो चाहते हैं कि उनका काम, अगर छोटी मोटी प्रक्रिया जनित चीजें हैं उसको इग्नोर करके कर दिया जाए, किसी को जल्दी होती है तो वो दिक्कत आती है। तो मेन चीज ये आता है, जागरूकता पे ही आता है। एक चीज जी विजय जी। मैं इस पे ये कहना चाहूंगा कि बिना बिचौलियों को तो बैंक के लोग लोन भी नहीं देते। जो बिचौलिए होते हैं, जैसे ट्रैक्टर का लोन हुआ या किसी चीज का लोन हुआ, मैं तो केस तमाम इलाहाबाद हाईकोर्ट में मैंने किया है, वो बिचौलिए ही कहते हैं चल के ट्रैक्टर हम आपको दिलवा देंगे, इतना % आपको हमको देना पड़ेगा, इतना % बैंक को कर्मचारी देना पड़ेगा। तो बैंक के कर्मचारी से लेकर के बिचौलिए तक लोग सब जो लोन बैंक से देते हैं, तो बिना बिचौलिए को तो देते ही नहीं, आप बिल्कुल निश्चित समझ लीजिए आप। तो बिचौलियों का तो कोई रोल ही नहीं है और बिना बिचौलिए को लोन भी नहीं मिलता। तो मैं समझता हूँ ये करप्शन को जन्म देता है। बैंक के अधिकारियों को चाहिए कि जो सीधे लोन उनके पास जाए लोन के लिए या किसी भी प्रकार की सहायता के लिए, वो सीधे दें, बिचौलियों को मदद से हटा दे। बिचौलियों को दे करके बिचौलियों को भी कमाई का एक रास्ता बना देते हैं और प्लस अपना भी कमाई का रास्ता बना देते हैं, और बाद में कहते हैं लोन के डिस्बर्समेंट में लोग घोटाला हुआ, ये हुआ, वो हुआ, सारी बातें और सारे मुकदमे आते हैं कोर्ट में। बिल्कुल, दरअसल आम आदमी की पीड़ा भी यही होती है कि जब अगर उन्हें बैंक से लोन भी पास कराना है तो इतने मकर जाल से होकर उन्हें गुजरना पड़ता है, एड़ियां घिसनी पड़ती हैं और अंत में जाकर उनका सहारा वो बिचौलिए, जिनको शुद्ध भाषा में दलाल अगर हम कहें कि जब तक उनके बीच में नहीं जाते हैं तब तक उनका काम भी हो नहीं पाता है। ओसामा अजीज साहब अगले दर्शक लखनऊ से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। क्या परेशानी है ओसामा जी, सवाल कीजिए। गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग टू लर्नड पैनल। सर, मेरा सवाल केवल ये था कि मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाह रहा था कि अल्ट्रा वायरस पावर क्या होती है और किसके अधिकार में होती है? अल्ट्रा वायरस पावर्स जी क्या होती है और किसके हाथ में होती है? विजय चंद्र श्रीवास्तव जी। जी देखिए, अल्ट्रा वायरस जो आप डिक्लेयर करने की बात करते हो, हाई कोर्ट में एक रिट फाइल होती है फॉर डिक्लेयरिंग अमेंडमेंट रिट होती है कि किसी चीज को अल्ट्रा वायरस कराए। अल्ट्रा वायरस के मतलब है गैर कानूनी, गैर संविधान के विपरीत, फंडामेंटल राइट्स के विपरीत। तो अभी जैसे भी SC/ST एक्ट आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पार्लियामेंट में पास किया, अध्यादेश के द्वारा राष्ट्रपति महोदय ने सिग्नेचर किया, उसमें 18A का प्रोविजन जोड़ा था। तो हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में 18A के प्रोविजन को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर करने के लिए याचिका यहाँ दाखिल की थी और बाद में वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर हुई और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जजमेंट रिजर्व हुआ। तो अल्ट्रा वायरस का मतलब जो गैर संवैधानिक चीज होती है, जो फंडामेंटल राइट्स को के विपरीत होती है, कंट्रेरी होती है, उसको डिक्लेयर करने के लिए यू कैन सिंग द अमेंडमेंट रिट इन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट एनी अदर ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ एनी स्टेट। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं ओसामा अजीज साहब का जो सवाल था उसका वाजिब उत्तर उन तक जरूर पहुंचा होगा। और बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों को जागरूक करने के लिए और साथ ही
मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रावधान है, इस संबंध में उन्हें जानकारी पहुंचाने के लिए। दरअसल कानून तो हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद होता है, लेकिन एक बड़ा तबका इंसाफ की दहलीज से सिर्फ इसलिए दूर रह जाता है क्योंकि जानकारियों का अभाव होता है। और इसी अभाव को दूर करने के मकसद से रोजाना हम आपके बीच मौजूद रहते हैं एक नए विषय के साथ। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी।